सत्ता में सबसे पहले उस एंगल की बात जिसने ट्रंप का तनाव बढ़ा दिया है। ये एंगल ईरान के उस दावे से निकल कर आया है जिसके मायने ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। और एंगल की कड़ी चुड़ती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध में असली गदर अब होने वाला है? क्या वो जिनपिंग और पुतिन ही हैं जिनकी वजह से इतने हमलों के बाद भी मुश्तबा खामनेई ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं? असल में ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के लिए एक ऐसा मैसेज भेजा है जिसमें अमेरिका के लिए चिंता वाले सिग्नल हैं, क्योंकि विदेश मंत्री के बयान में कुछ संकेत हैं। क्या कहा है आपको बताते हैं। क्या पुतिन और जिनपिंग चुपके चुपके ईरान की मदद कर रहे हैं? क्या मुश्तबा को रूस और चीन का सहारा है? ये बड़ा सवाल है। रूस और चीन का सहारा है, क्या इसीलिए ईरान झुक नहीं रहा है? इसी वजह से ईरान अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक रहा है। एक और बड़ा सवाल ये कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुश्तबा खामेनेई के कवच बने हुए हैं? इस दावे का सच क्या है? इसके अलावा क्या चीन ईरान को हथियार और सैन्य मदद दे रहा है? और क्या ये ट्रंप के लिए शॉकिंग समाचार है कि मदद मिल रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग में आ गए हैं पुतिन और जिनपिंग और सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं ईरान की, जिसकी वजह से ईरान इस युद्ध में जो सफलता हासिल कर रहा है वो हासिल कर पा रहा है? जिस ईरान को ट्रंप ने 4 दिन में झुकाने की बात कही थी, उसकी मिसाइलें अरब और इजराइल की ओर आग बरसा रही हैं, अमेरिका से जुड़े ठिकानों को तहस नहस कर रही हैं। ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है और ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं। अब वो दावा सामने आया है जिससे व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक पैनिक है। यह दावा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का, जिन्होंने रूस और चीन से मदद मिलने की बात कही है। और सिर्फ कूटनीतिक मदद नहीं बल्कि सैन्य मदद की सप्लाई भी हो रही है, ये भी उन्होंने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री के इसी दावे से अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से ईरान को मदद मिलने का शक भी जताया था, लेकिन अब ईरान के एक बयान से उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और यह ट्रंप का वो बुरा सपना है जो सच हो रहा है। इस युद्ध में ईरान को उन पर भारी कर सकता है, ये हकीकत जो अब सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि चीन और रूस ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं और वो इस संघर्ष में ईरान को सहयोग दे रहे हैं। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। अराक्ची ने कहा है कि वो ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन ईरान का रूस और चीन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सैन्य स्तर पर भी अच्छा सहयोग है। तो क्या इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों के बाद भी ईरान टूट नहीं रहा है? क्या ट्रंप ने पुतिन पर जो किया, पहले दिन से शक जताया था, वो सही है? असल में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि पुतिन शायद ईरान की थोड़ी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि शायद वो ये भी सोचते हैं कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि रूस की मदद अमेरिका के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा में जो रिपोर्ट छपी है वो ट्रंप के लिए और टेंशन देने वाली है। इतने दिन से पूरी दुनिया में एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, आखिर मुश्तबा खामनेई कहाँ हैं? अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद वो अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? उनके ऑडियो तो आए हैं, लेकिन वीडियो क्यों नहीं दिखे? क्या उनकी एआई तस्वीरें ईरान इस्तेमाल कर रहा है? अब इन सवालों के बीच कुवैत के अखबार में जो लिखा है वो बहुत चौंकाने वाला है। अल जरीदा की रिपोर्ट के अनुसार मुश्तबा खामनेई का इलाज इस वक्त मॉस्को में चल रहा है। दावा है कि हमले में घायल होने के बाद मुश्तबा इलाज के लिए रूस चले गए थे और ये ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को दिया था। रिपोर्ट में लिखा है कि इसके बाद मुश्तबा को चुपचाप रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया। वहां के अस्पताल में सफलतापूर्वक खामनेई की टांग की सर्जरी हुई और मॉस्को के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जो पुतिन के घर के पास है। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन और जिनपिंग ईरान के कवच की तरह काम कर रहे हैं। सवाल है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? इन सारे प्रश्नों के बीच अल जजीरा और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब तक रूस और चीन की ओर से ईरान को क्या-क्या मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार रूस पर आरोप है कि उसने ईरान को संवेदनशील इंटेलिजेंस दी है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन शेयर की गई है। अमेरिका के जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन कैरियर की ट्रैकिंग की और साथ में यूएस एयरक्राफ्ट की लोकेशन भी दे रहा है। इस रिपोर्ट में चीन पर क्या आरोप है उसकी भी लिस्ट है। चीनी सैटेलाइट से यूएस कैरियर को ट्रैक किया जा रहा है। अपने नेविगेशन सिस्टम के जरिए ईरान की वो मदद कर रहा है।
चीन ने ईरान को रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मुहैया कराया है और अब चीन उसे एंटी शिप मिसाइल भी देने का प्लान बना रहा है। साफ है, इस रिपोर्ट का एक एक शब्द ट्रंप के लिए टेंशन है। इसीलिए ट्रंप अब चीन को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन टालने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस महीने के अंत में चीन में जिनपिंग के साथ होने वाला शिखर सम्मेलन टाला जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर खुलवाने में मदद की भी मांग की है, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 90% तेल इसी क्षेत्र से पाता है। वैसे ये 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा होगी, लेकिन अगर ये रद्द होती है तो इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव की नई लहरें उठ सकती हैं। रूस और चीन पर ईरान की मदद के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही देश ईरान को टारगेट की लोकेशन और इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं और फिर ईरान उन्हीं टारगेट्स को हिट कर रहा है। ईरान के ऐसे ही हमले आज भी जारी रहे। पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से बारूद बरसा, जिसकी वीडियो कुंजी डराने वाली है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 17वें दिन इजराइल ने तेहरान में तबाही मचाई है। मिसाइल अटैक का हैरान करने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च होते हुए दिखाया गया है। मिसाइलों के अलावा ईरान ड्रोन अटैक भी कर रहा है। IRGC ने एक ड्रोन लॉन्च साइट का भी वीडियो जारी किया, जहां से एक साथ कई ड्रोन लॉन्च होते हुए दिखाई दिए। ईरान के इन मिसाइल और ड्रोन हमलों का सबसे ज्यादा असर तेल अवीव पर हुआ। ईरानी ड्रोन्स ने तेल अवीव में डायरेक्ट हिट किया। एक ऐसे ही हमले के बाद तेल अवीव में एक बिल्डिंग में आग लग गई। इजराइल के बाद ईरान के टारगेट पर दुबई रहा। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया। हमले के बाद एयरपोर्ट के तेल टैंक में आग लग गई, जिससे फ्लाइट की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इसके अलावा इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ। इस हमले में अमेरिकी बेस को अच्छा खासा नुकसान होने की खबर है। तबाही ईरान में भी हो रही है। अमेरिका और इजराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें एक विमान तबाह होने की खबर है। इजरायली आर्मी का ध्यान लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने पर भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में सीमित ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया है। इस युद्ध में अब खतरनाक मोड़ आ चुका है। एक से एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही 2 ऐसे हथियार जंग में उतारे हैं जो बड़ी तबाही ला सकते हैं। इस समय दोनों हथियारों की वर्ल्ड वाइड चर्चा हो रही है। दोनों ही हथियारों के दिखने से पश्चिमी एशिया में डर का मीटर तेजी से भाग रहा है। ईरान ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है उसका नाम है सेजल मिसाइल। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदल सकती है। ईरान ने पहली बार सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसका वीडियो भी जारी किया। ईरान ने ऐसी एक नहीं कई सेजल मिसाइलें इजराइल पर लॉन्च की। अमेरिका के जिस घातक हथियार की बात हो रही है वो है B-1B लांसर, अमेरिका का सुपरसोनिक बॉम्बर, जिसकी रफ्तार, जिसके हथियार, जिसका हमला सब नायाब है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सफल बनाने के लिए अमेरिका ने इसी किलिंग मशीन को पश्चिमी एशिया के आसमान में भेजा है। पहले बात करते हैं सेजल मिसाइल की, जिसे पूरी तरह से ईरान में डिजाइन और विकसित किया गया है। ईरान इसका टेस्ट कई बार कर चुका है, लेकिन जंग में इसे पहली बार आजमाया गया है। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलती है, इसलिए इसे बाकी मिसाइलों की तुलना में लॉन्च करने के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है। इस वजह से इसे छिपाना भी आसान है। 2000 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है, यानी इजराइल के तेल अवीव तक हमला करने में सक्षम है। 700 से 1000 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी बनाया गया है। वैसे तो इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आखिरी फेज में ये अपने टारगेट की तरफ 17000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है। हवा में अपनी दिशा बार बार बदलने की वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल है। सेजल मिसाइल के हमले ने युद्ध में तबाही की आशंका को बढ़ा दिया है। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर इजराइल और अमेरिका की धड़कनें बढ़ना तय हैं। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के दौरान अब तक अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर दागी गई ज्यादातर मिसाइलें लगभग 10 साल पहले बनाई गई थी, जबकि ज्यादा आधुनिक हथियार अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। IRGC ने यह भी बताया कि अमेरिकी और इजराइल के ठिकानों पर अभी तक लगभग 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दागे गए हैं।
पिछले वर्ष 12 दिन तक चले संघर्ष से लेकर इस रमजान तक ईरान ने जो नई मिसाइलें बनाई हैं, उनकी तैनाती अभी तक नहीं की गई है। सेजल के अलावा भी ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल और अरब में अमेरिकी बेस पर तबाही मचा सकती हैं। इनमें गदर मिसाइल, जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है और स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा फतेह 2 मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हज कासिम मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इमाद मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और स्पीड 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी तरह साहिब 3 की रेंज 2000 किलोमीटर और स्पीड 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधुनिक खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर और स्पीड 19600 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ईरान की पूरी सुरक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर ही टिकी हुई है। अब यही ईरानी मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के बेस पर नुकसान पहुंचा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक कई शहरों में मिसाइल के डायरेक्ट हिट हुए हैं। इसकी जगह इजराइल के पास एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स की कमी भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ड्रोन और छोटी मिसाइलों से हमला किया, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल की बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर खत्म हो गई। इसीलिए अब ईरान के मिसाइल हमले रोकने में दिक्कत आ रही है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए इंटरसेप्टर्स की सबसे ज्यादा कमी है। ये पूरी खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका से और इंटरसेप्टर मांगे हैं। अगर इजराइल को इंटरसेप्टर नहीं मिले तो बड़ी तबाही की आशंका है। इजराइल में इस वक्त किस तरह के हालात हैं और ईरान कैसे हमले कर रहा है, इस पर तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। TV9 की टीम इस वक्त इजराइल के रिसोन लेजियन इलाके में है, जहां पर कुछ देर पहले मिसाइल आकर गिरी थी। वो मिसाइल सीधे आकर इस अपार्टमेंट के पास इस जगह पर गिरी थी और यहाँ पर देखिए कि मिसाइल के आने की वजह से, यहाँ पर मिसाइल के गिरने की वजह से एक गड्ढा भी हो गया है और साथ ही यहाँ आसपास के जो अपार्टमेंट है और यहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ हैं, उन सबको नुकसान पहुँचा है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा मिसाइल के गिरने की वजह से हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मलबा है, इस मलबे के साथ मुझे कुछ दिख रहा है जो कि हो सकता है कि मिसाइल का ही पार्ट रहा हो। इसको आप देखिए, ये लग रहा है जैसे कि मिसाइल का एक टुकड़ा सा दिख रहा है। और इसके अलावा जो गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके हिस्से भी यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप ईरान में हुए नुकसान की इससे तुलना करें तो ये ना के बराबर है, लेकिन चूँकि इजराइल के पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और इस वजह से वो ज़्यादातर या कहें कि 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेती है। और इसीलिए अक्सर यही होता है कि जब मिसाइलों के मलबे इंटरसेप्ट होने के बाद गिरते हैं, उससे जो क्षति पहुंचती है, और वही इस वक्त हम आपको इजराइल में जो नुकसान हुए हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, रिसोन लेजियन, इजराइल। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर है कि इजराइल और ईरान दोनों ने ही लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है। IRGC ने दावा किया है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध 3 हफ्ते और चलेगा। अभी युद्ध खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। IDF का दावा है कि अभी ईरान में ऐसी हजारों टारगेट मौजूद हैं जिन्हें तबाह किया जाना है। इस पर IRGC ने कहा है कि वो वर्षों से एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अगर ये जंग उन्हें 10 साल भी लड़नी पड़ी तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, चाहे जितनी लंबी जंग लड़नी पड़े। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे इससे अलग हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान जंग हार रहा है, वो अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। इसका जवाब ईरान की तरफ से भी तुरंत दिया गया। कहा गया कि हमने बातचीत की कोई अपील नहीं की और ना ही करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम अपने रक्षा करने में सक्षम हैं, जो लगातार करते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अरागची ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम अमेरिका को युद्ध का हर्जाना भरने के लिए मजबूर करेंगे। बारूद प्रहार और जुबानी जंग के बीच दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। युद्ध के 17वें दिन बाद भी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ट्रंप परेशान है। इसीलिए अब वो अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप ने नेटो देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए मदद करने के लिए कहा है।
ट्रंप ने कहा कि हम हर वक्त नेटो के साथ खड़े रहे हैं, यूक्रेन के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं, अब हॉर्मूज के मामले में हमारी मदद करनी चाहिए। वैसे भी अब हॉर्मूज को खुलवाना एक छोटा काम है, अगर हमारी मदद नहीं की तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। यानी ट्रंप ने एक तरह से नेटो से मदद भी मांगी और धमकी भी दी। वैसे हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप इतने बेचैन क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। हॉर्मूज ब्लॉक होने से युद्ध लंबा खिंच रहा है और अब तक अमेरिका $12 बिलियन का खर्च कर चुका है। इसके अलावा तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने ट्रंप को परेशान कर दिया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ी है, डीजल की कीमत 36% तक बढ़ गई है। साथ ही वैश्विक सप्लाई रुकने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। हालात यह है कि ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन से भी हॉर्मूज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप भेजने की अपील की है। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने अपने वॉरशिप भेजने से साफ मना कर दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया का रुख भी वैसा ही है। हालांकि अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है सब। ब्रिटेन ने वॉरशिप भेजने का वादा नहीं किया है, सिर्फ 8-9 सैनिक भेजने की बात कही है। सत्ता में अब उस संकट की बात जिस पर लोगों में बेचैनी है और सियासत भी भरपूर हो रही है। ये वो सिलेंडर समाचार है जिनके बारे में हम रोज सत्ता में अपने न्यूज मित्रों को बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो शुभ समाचार बताते हैं जो इस एलपीजी संकट के बीच समंदर से आया है। इस गुड न्यूज का नाम है शिवालिक, जो हॉर्मूज स्ट्रेट से हजारों मेट्रिक टन गैस लेकर निकला था। अब आज यानी 16 मार्च को भारत में एलपीजी कैरियर शिवालिक की एंट्री हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है और बड़ी बात यह है कि कल भारत का दूसरा एलपीजी कैरियर नंदा देवी भारत आएगा, जो गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। यह भी एलपीजी से भरा हुआ है। 3 युद्धपोत इन एलपीजी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और भारत तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जो शिवालिक और नंदा देवी भारत की एलपीजी क्राइसिस के बीच शुभ समाचार बनकर आए हैं, उनमें कितनी गैस भरी हुई है। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार शिवालिक में 54,000 मेट्रिक टन एलपीजी है जो भारत पहुंच चुका है और नंदा देवी कल 38,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। यानी 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी इन टैंकर्स में है। लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा? क्या एलपीजी वाली क्राइसिस इससे खत्म हो जाएगी? आज हमने इस पर अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का एक गणित तैयार किया है। सरकार के अनुसार शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है। 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस इसमें है, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आती है। अगर इस गणित पर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम एलपीजी इस्तेमाल होती है। वैसे सिलेंडर क्राइसिस के नए वीडियो और खबरें देश से अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक लोग कतार में हैं और इंतजार है सिलेंडर कब मिलेगा। एनसीआर में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों का कनेक्शन भी नहीं होता है, तो इन लोगों को अभी तक तो मिल जाती थी गैस। अब क्या स्थिति है, वो इस तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं और उनको गैस नहीं मिल रही। तो कब यहाँ पर आए थे? मैं तो हो गया 2 दिनों से आ रहे हैं। रोजाना रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। कितने डिलीवर कर दिए सिलेंडर, किसी और को डिलीवर कर दिया हमारा। आप कितने दिन से आ रही हैं? मैडम 4 दिन हो गया मेरा गैस खत्म हुआ है। डेली चक्कर लगाती हूँ, सिलेंडर आज तक नहीं मिला है। खाना कैसे बन रहा है? हम बाहर से खा रहे हैं, बच्चे पेपर चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बिना खाए हुए भूखे पेट। 4-5 दिन से आ रहा हूँ, रोज सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? मैं खबरा 6 बजे से आई हूँ। सुबह 6 बजे से। और सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं, थोड़ी जा रहे हैं। हाँ 3-4 दिन से तो आ रहे हैं। 3-4 दिन से आ रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ पर आती है लेकर? जब तक आती है वो खत्म हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ हो रखा है और दिखा रखा है डिलीवरी हो गई है। लोग भी है जिनका कहना है कि इनका कनेक्शन भी है
और इन्होंने बुक भी कराया, लेकिन डिलीवरी किसी और को हो गई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की रसोई पर भी यानी होटल इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। गैस कितने दिन से नहीं आ रहा आपके पास? ये गैस का बैटले जो है करीबन जो है हमारे से 20 दिन से नहीं आ रहा है और हमारा काम जो है ना पूरा रुका हुआ है। उसकी वजह से हम लोग को मजबूरन जो है ना वो ऑर्डर्स को मना करना पड़ा है, गैस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं इसलिए। युद्ध की आंच अभी भी भारत में देखने को मिल रही है एलपीजी संकट के रूप में। एलपीजी संकट के बाद में होटल और रेस्टोरेंट में किस तरीके से इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है, ये इस तरीके की भट्टी हैं जिनकी डिमांड अचानक से बढ़ी है। सड़क पर लोग परेशान हैं तो संसद में भी इस पर जबरदस्त खलेश है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आज इसका ट्रेलर राज्यसभा में दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले से इंतजाम करती तो ये हालात ना होते। जवाब जेपी नड्डा ने दिया और कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। खड़गे ने कहा सरकार को सब पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं की। नड्डा ने आरोप लगाया कि अराजकता विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है। आपके सांसद संजय सिंह ने एलपीजी संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया तो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जवाब दिया सरकार दूसरे विकल्प भी तलाश रही है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे। ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। और अब बात बिहार में राज्यसभा चुनाव की, जहां 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि एनडीए के 5 और आरजेडी का 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में था। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को 44-44 वोट मिले हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42-42 वोट मिले, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह को सिर्फ 37 वोट ही मिले। अब बिहार में आरजेडी की हार की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल एनडीए के 5वें उम्मीदवार की जीत के लिए उसे 3 विपक्षी विधायकों के वोट की जरूरत थी, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो 4 विपक्षी विधायक गायब हो गए, यानी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसमें 3 विधायक कांग्रेस के थे, जबकि 1 आरजेडी विधायक ने वोटिंग से दूरी बना ली, जिसकी वजह से एनडीए के 5वें उम्मीदवार की जीत पक्की हो गई। ओडिशा में राज्यसभा वोटिंग के दौरान हमारे साथ ओडिशा की हम बात करें उससे पहले रुपेश हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, यानी सुनिश्चित किया गया 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी के विधायक ने वोट नहीं किया तो सुनिश्चित हो गई कि वो 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। ये देखिए, बिल्कुल 4 विधायक यहाँ पर अनुपस्थित थे और उसकी वजह से एक उम्मीदवार को जीत के लिए 40 वोटों की दरकार थी और एनडीए के जो सभी 5 उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई है। नीतीश कुमार को 44, नितिन नवीन को भी 44 और उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42। लेकिन द्वितीय वरीयता के आधार पर जो दिनेश राम है, जो कि एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी भी जीत घोषित कर दी गई है। और उसके बाद से देखिए जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो कार्यकर्ता और विधायक हैं जो रुपेश, अब आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से इन विधायकों को लेकर कुछ कहा जा रहा है, पार्टी कोई एक्शन लेगी? जी रुपेश, इन 4 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी क्या कोई एक्शन ले सकती है? कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, अभी अभी तेजस्वी यादव ने बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे वोट खरीद लिए गए या फिर उनको धमकाया गया, डराया गया, उनका अपहरण किया गया। आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि धन तंत्र का इस्तेमाल किया गया और इस वजह से 4 जो विधायक जो कल तक उनके साथ थे वो अचानक से अनुपस्थित हो गए और वो अनट्रेसेबल और अचानक उपस्थित होने के बाद अनट्रेसेबल हो गए और इस तरह से एनडीए के सभी उम्मीदवार जीत गए राज्यसभा चुनाव में। बिहार में बात ओडिशा की भी। ओडिशा में राज्यसभा वोटिंग के दौरान मारपीट हुई। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी और बीजेडी विधायकों में हाथापाई हो गई। विधायक सितांशु शेखर शारदा प्रसाद के बीच हाथापाई हुई है। देखिए ये तस्वीरें देखिए जिसमें ओडिशा में इस तरह से हाथापाई हुई। बात हरियाणा की भी करते हैं। हरियाणा में शुरू नहीं हुई काउंटिंग। कांग्रेस और बीजेपी की आपत्ति के बाद मतगणना को रोका गया है। आपत्तियों के निपटारे के बाद ही काउंटिंग शुरू होगी। हरियाणा में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। ऐसे में हरियाणा में फिलहाल काउंटिंग रोक दी गई है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आपत्ति की गई थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हरियाणा से ये ताज़ा खबर। ओडिशा में मारपीट और बिहार में 5 एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं राज्यसभा का। निपटारे के बाद ही अब हरियाणा में इन 2 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है उसकी काउंटिंग शुरू होगी। तब तक काउंटिंग नहीं होगी जब तक आपत्तियां जो दर्ज कराई गई हैं उन आपत्तियों को दूर नहीं किया जाता।